गुड मॉर्निंग टू ऑल दी एस्पिरेंट्स। आज हम द हिंदू का एनालिसिस करेंगे डेटेड 7th August 2021. So let's start today's discussion. The first headline states Post talk India, China pulls back troops from Gogra. Now गोगरा के रिलेटेड थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन जानते हैं. सो ये न्यूज़ आर्टिकल बेसिकली इट्स टॉकिंग अबाउट अ प्लेस इन दी वी कैन से इन द ईस्टर्न लद्दाख. लद्दाख की ईस्टर्न वर्ड्स ये एक जगह है गोगरा करके, जहाँ पे कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है. एंड दे केम टू अ कंक्लूजन कि हम दोनों ही, दैट इज़ ना चाइना ना इंडिया, दोनों ही अपने ट्रूप्स वहाँ पे नहीं रखेंगे. दे विल रिमूव देयर ट्रूप्स या दे विल ब्रिंग बैक देयर ट्रूप्स फ्रॉम दैट एरिया. नाउ अगर मैं जोग्राफिकली थोड़ी बात करूँ गोगरा की, दिस इज़ अ रफ डायग्राम. इधर से हमारा LAC जाता है, ठीक है. ये दिस इज़ अ LAC. यहाँ पर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट एक स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट जगह है जिसको हम पैंगोंग सो बोलते हैं. एंड यो दिस इज़ अ प्लेस जिसे हम गोगरा एरिया बोलते हैं. गोगरा एरिया यहाँ पे हमारा हॉटस्पॉट भी है. सो ये एरिया हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली टेरिटरी वाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ऑन दी लाइन ऑफ LAC. सो बहुत दिन से आई थिंक सो इट्स ऑलमोस्ट 5 to 6 month की ये डिस्प्यूट चल रहा है. एंड आफ्टर द 12th राउंड कमांडर टॉक, इनका कंटिन्यूस मीटिंग हुआ जा रहा है. आफ्टर दिस 12th मीटिंग दे केम टू अ कंक्लूजन कि ठीक है, वी बोथ विल गो बैक टू अ एरिया. ये वाले जगह को हम वैसे ही वैसा रखते हैं. जितने भी हमने ट्रूप्स, जितने भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर्स या जो भी यहाँ पे लगाए हैं, उसको हम डिसमेंटल कर देंगे, ठीक है. नाउ इस आर्टिकल में अगर आप रीड करोगे, इस आर्टिकल में देयर इज़ अ डिस्क्रिप्शन अबाउट द पैंगोंग सो लेक. सो फ्रॉम द गवर्नमेंट या फ्रॉम द सिविल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पैंगोंग सो लेक है क्या, स्ट्रैटेजिकली कितना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसका जोग्राफिकल लोकेशन किधर है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस पैंगोंग सो लेक इन टुडेज लेक्चर, ठीक है. सो पैंगोंग सो लेक के बारे में अगर मैं बात करूँ, स्ट्रैटेजिकली इसको इम्पॉर्टेंट हम इसके लिए बोलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये LAC के लाइन पे आता है. दूसरी बात, ये टेरिटोरियली बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा. क्यों? बिकॉज ये एरिया अगर आप देखोगे, ये एरिया एक ऐसे लाइन में जाता है जो हमारा काराकोरम रेंजेस है, उसकी एंडिंग पार्ट में हमारा पैंगोंग सो लेक आता है. एंड यहाँ पर एक इमेजिनरी ऐसी बॉडीज़ बनी हैं जिसे हम 8 फिंगर्स बोलते हैं. ऐसे 8 फिंगर्स बोलते हैं. यहाँ से जो हमारे 4 फिंगर्स हैं वो इंडिया के पार्ट में आता है, और ये जो 4 बाकी है दैट कम्स आउटसाइड द इंडिया. सो इंडिया का ये मानना है कि दिस 4 फिंगर्स बिलोंग्स टू इंडिया, जबकि चाइना का मानना है ये पूरा, उन्होंने इसको 8 फिंगर्स नहीं 2 फिंगर्स में माना है, और उनका ये मानना है कि ये पूरा हमारा बिलोंग करता है. अभी स्ट्रैटेजिकली ये 8 फिंगर्स 4 फिंगर्स क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, बिकॉज दिस इज़ अ प्लेस जहाँ से आपका इन्वेजन बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है. अगर आप वॉर की सिचुएशन फेस कर रहे हो या ऐसा कुछ कोल्ड वॉर सिचुएशन है, इस एरिया से आपका मोबिलिटी इज़ वेरी ईजी, क्योंकि यहाँ पर एक वैली है जिसको हम चुशुल वैली बोलते हैं. चुशुल वैली से इन्वेजन हो आपका बहुत ज़्यादा ईजी होगा इफ़ यू आर गोइंग टूवर्ड्स द डिफरेंट पार्ट. सो जिसकी वजह से 1965 में जब हमारा ये बन गया, उसके 1962 के बाद से ये पार्ट में हमेशा से एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है कि ये किसका पार्ट है. सो करेंटली अगर मैं देखूँ, ये 4 फिंगर्स इंडिया के पार्ट में आते हैं और ये बाकी 4 फिंगर्स गो आउटसाइड द मैप ऑफ इंडिया, तो जिस पे हमने डिस्प्यूट नहीं किया है. ना थोड़ा उनका फिजिकल फीचर अगर मैं बात करूँ, पैंगोंग सो का टोटल किलोमीटर इज़ 135 किलोमीटर. इट इज़ 135 किलोमीटर लॉन्ग. पैंगोंग सो का सिंपल मतलब है, पैंगोंग मीन्स कॉन्क्लेव एंड सो मीन्स लेक. सो वी कैन से इट इज़ अ कॉन्क्लेव लेक, ठीक है. अभी
क्यों इम्पोर्टेंट है, तो हमने देखा चाइना क्यों उस पर अपना पावर दिखाना चाहता है, बिकॉज ऑफ दिस चुशुल वैली। पैंगोंग सो लेक एक सॉल्ट वाटर लेक है, इट इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक। ये कुछ कुछ चीज़ें आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि इनके जोग्राफिकल फीचर्स के रिलेटेड, फिजिकल फीचर्स के रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा एंड यू हैव टू सी विच इज़ राइट और रॉन्ग। सो आपको सिर्फ इतना याद रखना है फ़िलहाल के लिए, गोकरा रीजन से या इस एरिया से दोनों ने अपनी मिलिट्री वापस कर ली है। दूसरी चीज़ पैंगोंग सो के लिए, पैंगोंग सो को हमने ऐसे 8 फिंगर्स में डिवाइड किया है। 4 फिंगर्स इंडिया में आता है, 4 फिंगर्स इंडिया के मैप से बाहर जा रहा है, जिस पे इंडिया ने कभी भी अपना कंट्रोल नहीं किया। देन फीचर्स की बात करूँ, चाइना क्यों उस पर अपना पावर कंसर्ट करना चाहता है, बिकॉज ऑफ चुशुल वैल्यू। चुशुल वैली अगर उनके कंट्रोल में होगा, उनकी मोबिलिटी टुवर्ड्स द अदर कंट्री इज़ वेरी ईजी। देन इन पैंगोंग सो का अगर फीचर्स बात करूँ, इट इज़ 135 किलोमीटर लॉन्ग, कॉन्क्लेव लेक बोलते हैं बिकॉज पैंगोंग का सिंपल मतलब है कॉन्क्लेव, ठीक है। चाइना इस पर अपना पावर निकालना चाहता है एंड इट इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक। सो आई थिंक सो इट इज़ क्लियर टू ऑल। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन के रिलेटेड बात कर रहा है। नाउ बिफोर गोइंग टू द डिसीजन, आप लोग को एक बैकग्राउंड बता देती हूँ कि ये बैकग्राउंड है क्या। बैकग्राउंड बेसिकली इट स्पीक्स बिटवीन द 3 कंपनीज, 3 अलग अलग एंटिटी के बारे में बात कर रहा है। वन इज़ अमेजॉन, ओके, अनदर वन इज़ वी कॉल इट एज FRL, फ्यूचर रिटेल। देन लास्ट वन इज़ दी अंबानीज ग्रुप, ठीक है, जिसको हम मुकेश धीरूभाई अंबानी ग्रुप बोलते हैं, जिसको हम M धीरूभाई अंबानी लिख सकते हैं। सो ये केस जो है हमारे इस 3 एंटिटीज़ के बीच में है। अब ये केस है क्या, अमेज़ॉन ने जब FRL के साथ या MDA के साथ नहीं, बेसिकली FRL के साथ जब एक ट्रीटी नहीं, डील साइन की थी, तो उनका ये सिंपल हम बोल सकते हैं फेजेस या क्लॉज में ये था कि यू कांट साइन एनी डील विथ धीरूभाई अंबानी कंपनी। आप इस कंपनी के साथ कोई भी ऐसा डील साइन नहीं कर सकते, आप कोई भी एक मर्जर प्लान नहीं बना सकते हैं विद मुकेश धीरूभाई अंबानी ग्रुप, ठीक है। बट ये होने के बावजूद उन्होंने क्या किया, FRL ने, इफ़ यू विल सी, a bench of Justice Rohitan Narmina and B.R. Garville upheld the validity of enforceability of a Singapore-based emergency arbitrator award, which restrained FRL, India's second largest offline retailer, from going ahead with the dispute transaction. इन लोग ने अपना डील या हम बोल सकते हैं इमर्जन प्लान बनाया, जिसके वजह से ये अमेज़ॉन ये चीज़ को लेकर कोर्ट में गई थी कि या फिर अमेज़ॉन एज अ कंपनी विल नॉट सी इट एज अ वैलिड प्लान। तो जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट केम इन द सपोर्ट ऑफ अमेज़ॉन एंड दे सेड यस, आप एक दूसरे के साथ डील नहीं साइन कर सकते, एंड देयरफॉर दे सपोर्टेड द डिसीजन या द पिटीशन ऑफ अमेज़ॉन। सो इसमें और कुछ उतना बताने लायक नहीं है। लेट्स सी फ्यूचर में और क्या न्यूज़ आता है रिलेटेड टू दिस। Okay, now we'll move to the next news. Next news states South Asia emerging digital transformation. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं देखूँ कहीं ना कहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा कब आया, आफ्टर दी डीमोनेटाइजेशन हम बोल सकते हैं, या फिर ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक टाइम। सो कहीं ना कहीं अगर मैं ये न्यूज़ की बात करूँ, दिस न्यूज़ इज स्पीकिंग अबाउट द पैंडेमिक सिचुएशन, जिसने हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ पे क्या इम्पैक्ट लाया है। व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट, वी कैन से इट इज़ अ नेगेटिव or a positive impact that South Asian countries have faced because of this pandemic or because of the transformation of digital way. ओके सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पैंडमिक की, तो ये चीज़ हमारे रिपोर्ट ने बताया है कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस में। अगर मैं बात करूँ कंट्री वाइज, नेपाल में ड्यूरिंग दिस पैंडमिक एरा देखा गया कि देयर वाज 11% इंक्रीज इन दी ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग।
ब्रॉडबैंड नेटवर्क में इंक्रीज़ हुआ है अबाउट 11%। अगर मैं नेचुरली इंडिया की बात करूँ, इंडिया में जो ये स्कीम आया था नेशनल डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव, ये स्कीम के अंडर दे आर प्रोवाइडिंग एन आईडीज टू द सिटीजन जिनको हेल्थ केयर की फैसिलिटी सही है। तो ये भी कहीं ना कहीं डिजिटल वे में प्रोवाइड किया था, जो कि हैज़ हेल्प मेनी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। देन बांग्लादेश की अगर मैं बात करूँ, बांग्लादेश की बात करूँ, इट वॉज नोटिस कि बांग्लादेश में उनका ऑनलाइन सेल इंक्रीज अप टू 70 to 80%। बांग्लादेश में देयर वॉज इंक्रीज ऑफ ऑनलाइन सेल ड्यूरिंग दिस पैंडमिक अबाउट 70 to 80%। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों को हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन। ठीक है। देन उसके बाद हमारे जो एडिटर है उन्होंने यहाँ पर एक अलग से वे फॉरवर्ड हम बोल सकते हैं पैराग्राफ बनाया है स्टेटिंग अबाउट द योइंग डिविडेंड। योइंग डिविडेंड इज़ बेसिकली क्या क्या ड्रॉबैक्स दिख रहे हैं या क्या क्या लिमिटेशन हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ को फेस करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। योइंग डिविडेंड के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये चीज़ अभी भी रिपोर्ट हमें बताती है, इंडिया ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, अभी भी वहाँ पर डिजिटल लैकिंग बहुत ज़्यादा है। इफ़ वी स्पीक ऑफ इंडिया, 50% ऑफ द चिल्ड्रंस को हम अगर देखें तो उनको अब तक चिल्ड्रंस या फिर हमारे यूथ को वो प्रॉपर नेटवर्किंग नहीं मिला या डिजिटल वे नहीं मिल रहा है अभी तक। देन बांग्लादेश की अगर मैं बात करूँ, इट रेंजेस टू 59%, एंड इफ आई स्पीक ऑफ पाकिस्तान इट इज़ 65%। ठीक है। सेकेंड चीज़, ये जो रेंज बढ़ता जा रहा है इसका कहीं ना कहीं रीज़न ये बोल रहा है क्योंकि पैंडमिक सिचुएशन में जितने भी स्कीम्स निकाले गए इट वॉज थ्रू अ डिजिटल मोड। ठीक है। डिजिटल मोड में निकालने की वजह से वो लोगों तक पहुंच नहीं पाए हैं ढंग तक, जिसके वजह से हमारे रेंजेस 50, 59 और 65 में जा रहा है। ठीक है। देन उसके बाद हमने नोटिस किया कि साउथ एशियन वुमेंस, 51% ऑफ साउथ एशियन वुमेंस को ये देखा गया है सोशल प्रोटेक्शंस के वो बाउंड्री से या सोशल प्रोटेक्शन के ग्रुप्स में से निकाल दिया गया है वो, या फिर कहीं ना कहीं वो एक्सक्लूड हो चुके हैं इस ग्रुप से बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट इफ से चिल्ड्रंस पे देखा गया है 88% ऑफ चिल्ड्रंस, 88% ऑफ द चिल्ड्रंस को कहीं ना कहीं जो प्रॉपर अभी जो होम स्कूलिंग चल रहा है, ऑनलाइन होम स्कूलिंग चल रहा है, वो फैसिलिटीज़ अभी तक प्रेवलेंटली वो लोग यूज़ नहीं कर पाए हैं, जिसका रेपरकशन अगर हम लोग कहीं ना कहीं देखें कि यू ऑल्सो ना, अगर रूरल एरिया में प्रॉपर स्कूल प्रोवाइड नहीं हो रहा है, स्कूलिंग नहीं हो रहा है, सो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, इधर दे विल ड्रॉप आउट द स्टूडेंट्स, ड्रॉप आउट करवा देंगे, या फिर क्या होंगे, गर्ल्स होंगे तो इट विल लीड टू अर्ली मैरिजेस, अर्ली मैरिज करवा देंगे, या फिर घर में सोर्स ऑफ इनकम नहीं है पैंडमिक में तो अपने बच्चों को भी वो लोग काम पे लगा देंगे, चाइल्ड लेबर हो जाएगा। सो ऑल दिस आर बिकमिंग एन एंटी सोशल इवेंट्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि द रिज़ल्ट ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज इंडिया में बहुत सारे तक ये चीज़ नहीं पहुंचा है। बिज़नेस की अगर मैं बात करूँ तो बिज़नेस में कहीं ना कहीं हम सबको पता है जब पैंडमिक सिचुएशन चालू हुआ, सबको क्वारंटाइन या सबको होम में रखने बोला, एम्प्लॉयमेंट केम टू 50%, 50% तक का कंपनी का जो एम्प्लॉयमेंट था उसको कम कर दिया। ठीक है, कि वी विल सी आफ्टरवर्ड्स जैसा सिचुएशन होगा, उसमें भी 50% जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे उनको 50% सैलरी में रख दिया। सो कहीं ना कहीं दिस पैंडमिक सिचुएशन गेव राइज टू अनएम्प्लॉयमेंट एट लार्ज लेवल। हम सबको पता है, अगर हमने लास्ट ईयर का हमारा बजट देखा होगा, सिर्फ एक एग्रीकल्चर एक सेक्टर था जो नेगेटिव में नहीं गया था, लीविंग एग्रीकल्चर बाकी सब सेक्टर्स हमारे नेगेटिव में थे। सो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बहुत लार्ज स्केल पे बढ़ गया था। ठीक है, बट स्टिल कुछ कुछ अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात माने, जैसे सिंगापुर हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, दिस कंट्रीज़ आर नोन एज डिजिटल हब। ये कंट्रीज़ को हम डिजिटल हब बोलते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं जब ये डिजिटलाइजेशन आया, ये जो पैंडमिक सिचुएशन आया, दे स्टिल had the option of improving their self because they have made their self so advanced and so upgraded। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड टेक्नोलॉजी हो गया, देन फिर की टू सक्सेस, ये सब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजीज हैव हेल्प देम टू अपग्रेड मोर एंड मोर दो बीइंग एन पैंडेमिक सिचुएशन। ठीक है, चाइना की अगर मैं बात करूँ, चाइना में इट इज़ नोटिस या इट इज़ अज्यूम्ड बाय 2024
इट इज़ अज्यूम्ड बाय 2024 उनका जो इकोनॉमिक है या ई कॉमर्स जो है इट विल रेज टू 3 ट्रिलियंस। ठीक है। एशियन मार्केट अगर मैं बोलूँ कहीं ना कहीं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से एशियन मार्केट हैज़ अपग्रेडेड इट्स लेवल। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके पॉजिटिव साइड्स की, अगर मैं बात करूँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, तो बांग्लादेश में 2021 विजन के हिसाब से ये चीज़ देखा गया है कि दे आर ट्राइंग टू अपग्रेड देयर सेल्फ मोर एफिशिएंट वे, ताकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको वो लोग अपडेट एक तरह से अडेप्ट कर पाए। इंडिया की बात करूँ तो कहीं ना कहीं इंडिया में जॉब फैसिलिटीज़ बहुत कम हो गए हैं, बट वही कई जगह पर जॉब्स निकले हैं। जैसे आप लोग ने कुछ ऐप सुना होगा, फॉर एग्जांपल मीशो। मुझे नहीं लगता पैंडेमिक से पहले किसी ने इसके बारे में सुना होगा। इट इज़ ऑल यू आर ट्राइंग योर सेल्फ टू अपडेट अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट दैट द कंट्री इज़ गिविंग यू। मीशो हो गए, कितने ऑनलाइन ऐप्स हो गए जो आज एक घर बैठी वुमेंस को जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। वुमेन्स आर जस्ट अर्निंग बाय दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। सो इट इज़ अज्यूम दैट इंडिया में भी 2030 तक हमारा ई कॉमर्स विल इंक्रीज एट अ वेरी लार्ज लेवल। ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो अज्यूम कि 2026 तक हमारा ई कॉमर्स लेवल जो है वो 200 मिलियंस तक पहुंच सकता है। नाउ इट इज़ अजम्पशन, लेट्स सी आगे हो क्या सकता है। पाकिस्तान का अगर हम देखेंगे, पाकिस्तान का जीडीपी कहीं ना कहीं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से 7% इंक्रीज हुआ है। सो दिस आर द एविडेंस विच आर शोइंग, एज वी से एवरी कॉइन हैज़ टू साइड। कहीं ना कहीं नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव साइड्स भी निकल रहे हैं ऑफ दिस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ इफ़ वी स्पीक ऑफ द वे फॉरवर्ड, कि इसका आगे कंक्लूडिंग पार्ट या वे फॉरवर्ड हो क्या सकता है। सो द एडिटर हैज़ सजेस्टेड दैट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द कोलैबोरेटिव, बीइंग कोलैबोरेटिव एट ऑल लेवल। अकॉर्डिंग टू अ एडिटर ही सजेस्ट कि आपको being collaborate, you have to collaborate yourself at all levels so that you can see development in your country। ठीक है। you if you have this collaborative tendency you will push your countries toward development। ठीक है। you can use digitalization as a weapon in it। then you just need a adequate support in it। अगर आपके पास proper support system हो रहा है you can push your countries towards a growing economy, which will actually, he says, which will lead to the fourth industrial revolution if you will use digital transformation as your weapon to improve your country's economy। Okay, so this was all about the digital transformation that is happening in the South Asian countries. Now we'll move to the next news. Next news states, amid adjournments, Lok Sabha passes two bill। नाउ ये किस चीज़ की बात कर रहा है, तो रिसेंटली थर्सडे को ये चीज़ नोटिस किया गया था कि देयर वाज डिस्कशन। हमने जैसे कल भी बात किया, कल भी 3 बिल्स के बारे में बात किया हमने, और हमने देखा कि ऑपोजिशन जो है इसमें वेपन किसको यूज़ कर रहा है, पेगासस को वेपन बना के यूज़ कर रहा है कि यू कैन नॉट पास, यू हैव वायलेटेड आवर प्राइवेसी एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सो थर्सडे की अगर मैं बात करूँ तो 2 बिल पास हुआ था। ठीक है। आफ्टर पासिंग दिस 2 बिल्स, कोर्ट हमारे स्पीकर ने हाउस एडजॉर्न कर दिया। ठीक है। एडजॉर्न का सिंपल मतलब कि यू हैव डिसॉल्व इट फॉर टुडे। एडजॉर्नमेंट में अलग अलग होता है, साइन डाई होता है कि यू आर नॉट टेलिंग आप कब तक डिसॉल्व कर रहे हो। अगर प्रॉपर एडजॉर्नमेंट कर रहे हो तो यू स्पीक कि हाँ हमारा सेशन एडजॉर्न इज टू नेक्स्ट वीक। ठीक है। सो हमारा एडजॉर्नमेंट किया उस दिन का थर्सडे को, आफ्टर पासिंग द 2 बिल्स। हमारे हाउस को 2 बिल्स के बाद एडजॉर्नमेंट मिल गया, बिकॉज ऑपोजिशन कंटिन्यूसली ये चीज़ बोल रहे थे कि यू हैव वायलेटेड आवर रूल्स, यू हैव वायलेटेड द प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड सो ऑन। अभी हमारे लिए इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है कि वो 2 बिल्स कौन से हैं, कौन से 2 बिल्स हमारे पास हुए हैं लोकसभा से। 2 बिल्स की बात करूँ तो एक बिल है हमारा टैक्सेशन लॉ बिल, both are the amendments, and second one is the Central University Act।
दिस इज़ ऑल्सो अमेंडमेंट। दोनों के बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। अगर टैक्सेशन लॉ बिल की मैं बात करूँ तो हमने जैसे कल पढ़ा था, हमारा एक लॉ चल रहा था रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, उसको हटाकर उसको अमेंड कर कर हमारा ये उसको अमेंड करने के लिए बिल आया था। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव की बात करूँ तो मैंने आप लोग को बताया था बिकॉज ऑफ दैट एक्ट फ्रॉम 2012 ये चीज़ नोटिस हो रहा था कि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उनसे लार्ज अमाउंट की मनी ली जाती थी फॉर द इन्वेस्ट एज द नेम ऑफ टैक्स। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया को रेपोकेशंस देखना पड़ा जब हमारे पेरिस के असेट्स को फ्रीज कर दिया था। सो बिकॉज ऑफ दैट वो लोग ने क्या किया, दे सेड कि ठीक है वी आर टेकिंग दिस बिल बैक। सो उस बिल को वापस लेने के लिए दे ब्रॉट द अमेंडमेंट टैक्सेशन लॉ बिल। अब से कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स या फॉरेन कंपनी से ऐसे लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर कुछ लिया भी है तो दे विल गिव इट बैक। So that is about the taxation law bill. Now if I speak about this, that is the Central University Act. Central University Act की अगर मैं बात करूँ तो this act is related to the state of आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या था, मिस्टर रमेश पोखरियाल ने ये बिल इनिशिएट किया था। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस बिल हमारा जो 2009 का एक एक्ट था दैट इज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट, उसमें एक अमेंडमेंट लाया गया है जिस अमेंडमेंट की वजह से ये चीज़ बोला गया है कि नाउ आंध्र प्रदेश में दे विल प्रोवाइड 2 यूनिवर्सिटीज़, 2 यूनिवर्सिटीज़ देंगे। एक यूनिवर्सिटी होगा उनका दैट इज़ दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नॉर्मल हमारा, ठीक है, एंड दूसरा जो होगा दैट विल बी सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ठीक है, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। बेसिकली ये जो हमारा बिल था सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट, वो क्या करता था, जिस स्टेट को यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, जिस स्टेट को कॉलेजेस की ज़रूरत है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, वो प्रोवाइड करता था। सो अंडर दिस बिल एक अमेंडमेंट लाने के बाद दे हैव टोल्ड कि अब से आंध्र प्रदेश में 2 नई यूनिवर्सिटीज़ होंगे, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा और एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी होगा। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी क्यों बनाया है, तो बेसिकली टू बूस्ट और टू एनकरेज द ट्राइबल पीपल्स सो दैट दे कैन गेट अ प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज़। एडिशनल मेजर्स यूज़ होंगे इसमें ताकि वो उनको वो सब फैसिलिटीज़ दे सके। ठीक है, और ये जो हमारा बिल बना है अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट अमेंडमेंट, दिस इज़ ऑब्लिगेटरी अंडर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के अंडर ये बिल या ये एक्ट आपका ऑब्लिगेटरी बन जाता है कि यू हैव टू बिल्ड 2 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स फॉर द ट्राइबल्स ऑल्सो एंड फॉर द नॉर्मल यूनिवर्सिटीज, ताकि you can boost up the people of that state so that they can go for higher educations or they can at least gain the proper education that an individual should take. Okay, so ये हमारा था 2 बिल के बारे में। Now we'll move to the next news. नेक्स्ट न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट न्यूज़ स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट इफ़ वांट ट्रिब्यूनल्स क्लोज्ड। अब ये चीज़ हुआ क्या है, तो मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता देती हूँ। ये चीज़ नोटिस किया जा रहा है कहीं ना कहीं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में 240 वैकेंसी पड़े हैं। ठीक है, 240 वैकेंसी पड़े हैं रिलेटेड टू द जजेस ऑफ ट्रिब्यूनल्स। मतलब इनडायरेक्टली मैं ये बोल सकती हूँ कि अभी कहीं ना कहीं ये चीज़ नोटिस किया जा रहा है कि इंडिया के ट्रिब्यूनल्स खाली पड़े हैं। ट्रिब्यूनल्स को चलाने के लिए कोई कोई स्टेट में तो ट्रिब्यूनल्स में एक प्रॉपर चेयरपर्सन भी नहीं है। तो ये वैकेंसी बहुत टाइम से है और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये चीज़ बोला है हमारे जजेस को, क्लियरली बता दो कि आप चाहते हो ट्रिब्यूनल्स चले कि ना चले। ठीक है, बिकॉज ये वैकेंसी बहुत लंबे टाइम से है और अब तक कहीं भी कंक्लूडिंग पार्ट में नहीं आए हैं। अगर मैं ट्रिब्यूनल्स की बात करूँ तो जैसे हमारा ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो गया, टैक्सेशन ट्रिब्यूनल्स हो गए, बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स में वैकेंसी बहुत ज़्यादा पड़े हैं। सो दैट्स वाई हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये चीज़ बोला कि इफ़ यू वांट ट्रिब्यूनल्स तो यू हैव टू वर्क इट एंड फिल द ट्रिब्यूनल एज सुन एज पॉसिबल। अगर आप चाहते हो ना हो तो से इट क्लियरली कि ट्रिब्यूनल्स बंद करवा दो। ठीक है, अब इस न्यूज़ में इस पे और भी डिस्कशंस आगे होंगे। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, दैट इज़ द ट्रिब्यूनल।
ट्रिब्यूनल्स होता क्या है, किस वे में बनता है, क्या काम करता है, कौन सा आर्टिकल हमें ट्रिब्यूनल प्रोवाइड करता है, हम सब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। अभी अगर ट्रिब्यूनल की बात करूँ तो इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन। ट्रिब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि क्या काम करेगा, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं रिजॉल्व, फिर प्रॉब्लम्स हों, ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं कोई भी स्टेट, वो आगे हम देखेंगे कैसे प्रॉब्लम्स, उसको रिजॉल्व करेगा, ठीक है। फिर अगर कहीं एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो एडजस्टमेंट प्रोवाइड करेगा, कहीं डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, देन डिस्प्यूट्स के लाइक डिस्प्यूट्स है तो उसको कहीं ना कहीं सॉल्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये सब काम हमारा ट्रिब्यूनल करता है, ठीक है। ट्रिब्यूनल का एक्चुअल वर्ड अगर मैं देखूं, ये ट्रिब्यूनल जो वर्ड है ये बना है ट्रिब्यून से। ट्रिब्यून का एक्चुअल मतलब क्या होता है, मैजिस्ट्रेट ऑफ क्लासिकल रोमन रिपब्लिक, ठीक है, ये एक टर्म है ट्रिब्यून, उसी से वर्ड हमारा ट्रिब्यूनल बना है। अब ट्रिब्यूनल क्यों ज़रूरत होता है, वाई इज़ देर इज़ अ नीड ऑफ ट्रिब्यूनल इन इंडिया, ठीक है। इंडिया बीइंग द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, इंडिया बीइंग द लेंथीएस्ट, हैविंग द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया की जुडिशरी इतनी वी कैन से इज़ सो रिजिड कि कहीं ना कहीं एक केस को पास होने में इट ऑलमोस्ट टेक ईयर्स। हमें सब पता है कितनी सारे केसेस, इट ऑलमोस्ट टुक 8 years 10 years इन इट, जिसकी वजह से जो नए केसेस आते हैं दैट इज़ पेंडिंग, ठीक है। पेंडिंग केसेस जो हैं, जो बहुत टाइम से पड़े हुए हैं, उनको सॉल्व करना, ठीक है। अगर सडन कुछ ओवर सिचुएशन आया जिसमें यू नीड अ हेल्प, ट्रिब्यूनल आपकी मदद करेगा, ठीक है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द वर्कलोड कम करने में ट्रिब्यूनल आपकी हेल्प करेगा। एंड ट्रिब्यूनल का मेन काम है दे प्रोवाइड अ फोरम फॉर यू, ठीक है। सो वी कैन से ट्रिब्यूनल इज़ अ हेल्पिंग हैंड फॉर द कोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैंड होते हैं, बिकॉज इंडिया बीइंग द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये चीज़ लगा कि वी नीड द अर्जेंट फिलिंग ऑफ द वैकेंसीज ऑफ ट्रिब्यूनल, ठीक है। इसकी वजह से ट्रिब्यूनल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं पहले अगर मैं बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ट्रिब्यूनल मेंबर या फिर पार्ट नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, बट आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट जो हमारा 1976 में हुआ था, 42nd अमेंडमेंट 1976 के बाद से ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया गया, ठीक है। अब ट्रिब्यूनल की अगर मैं बात करूं, ट्रिब्यूनल में जो केसेस होते हैं वो 2 आर्टिकल्स के हिसाब से डिवाइड होते हैं, ठीक है। वन इज़ द आर्टिकल 323A एंड वन इज़ 323B, ठीक है। 323A की बात करूं तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस होंगे वो हमारे आर्टिकल 323A के हिसाब से उस ट्रिब्यूनल में जाएंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव को छोड़ के जितने भी डील्स होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने भी केसेस होते हैं, वो हमारा आर्टिकल 323B के अंडर आता है। अब कैसे केसेस होंगे, तो जैसे टैक्सेशन के रिलेटेड हो गया, इंडस्ट्रियल लेबर के रिलेटेड हो गया, फॉरेन एक्सचेंज के रिलेटेड हो गया, अर्बन प्रॉपर्टी हो गया, टेंडेंसी, लीगल एक्ट्स, ये जितने भी इन सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव को छोड़ के जितने भी आपके केसेस होंगे, ठीक है, उसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल है अंडर दिस 323B, ओके। इंडिया की यही 2 एक्ट्स पे हमारे दोनों ट्रिब्यूनल्स चलते हैं। सो फ्रॉम गवर्नमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या फॉर सिविल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, ट्रिब्यूनल है क्या, ट्रिब्यूनल का काम क्या है, वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ ट्रिब्यूनल, ओके। ट्रिब्यूनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, था, नहीं है, कौन से 2 आर्टिकल्स के हिसाब से हमें ट्रिब्यूनल दिया जाता है इंडिया में। तो आई थिंक सो इज दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू ऑल। सो विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। Okay, so the last news states India, Sri Lanka, Maldives to collaborate on security, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूँ सो ये चीज़ है कि इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स के में बहुत टाइम से उनके NSA दैट इज़ द नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के चीफ्स की मीटिंग हुई जा रही है, एंड दे केम टू अ पॉइंट कि वी विल हैव अ स्ट्रॉन्ग वी कैन से एग्रीमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं एक कोलैबोरेशन टू प्रोवाइड सिक्योरिटी बेसिस टू आवर कंट्रीज,
ठीक है। सो ये तीनों कंट्रीज़ का कंटिन्यूस मीटिंग चल रहा था। अगर आप देखोगे, द डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग was hosted online by Sri Lanka on the Wednesday and chaired by General LHSC, Chief of Defense and many more members। ठीक है। नाउ दिस आर्टिकल में अब विल सी आगे क्या होता है, किस बेसिस पे, अगर सिक्योरिटी की बात करूँ तो किस बेसिस पे वो लोग दे रहे हैं। इट इज़ बेसिकली हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, हमारी वाटर बाउंड्रीज हो गए, बहुत सारे चीज़ें में दे आर हैविंग डिस्कशन की हम ये सब में कोलाब्रेशन करेंगे। अब इसमें एक पार्ट मेंशन है दैट इज़ अबाउट कॉड। सो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कॉड क्या है, कौन से ईयर में बना, किसने इनिशिएटिव लिया उसका, कौन से कंट्री मेंबर्स हैं इसके, एंड सम ऑफ इट्स चैलेंजेस। ओके, कॉड की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। कॉड इज़ बेसिकली क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसके मेंबर्स कौन कौन है, तो इंडिया है, यूएसए, देन जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। IUJA हमारे कॉड के 4 मेंबर्स हैं। ठीक है। इसकी फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ, या फॉर्मेशन इसका एक्चुअली हुआ कैसा था, हमारे जापान के जो ये थे, जापान के जो अथॉरिटी थे, जिनका नाम था, जो PM थे जापान के, शिंजो एबे, उन्होंने 2007 में ये चीज़ फर्स्ट टाइम मूड किया था कि वी शुड हैव अ कोलैबोरेशन। 2007 में वो सक्सीड नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया नहीं माना, या कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया डिडंट सपोर्टेड बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ चाइना के प्रेशर में आके ऑस्ट्रेलिया ने उस टाइम पे बोला कि नहीं, मैं नहीं मेंबर बन सकता हूँ। देन अगेन 2012 में जापान के PM ने वापस से ये चीज़ फ्लोट लाया कि वी शुड बी अ मेंबर, एंड एट दैट टाइम चारों ही कंट्रीज़ मान गए इस चीज़ पे। ठीक है, चारों ही कंट्रीज़ ने बोला कि ओके, विल हैव अ प्रॉपर ग्रुपिंग या प्रॉपर क्वाड मीटिंग। एंड उनका उस टाइम जब 2012 में उन्होंने लाया था तो उनका कॉन्सेप्ट वॉज एशियाज़ डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड। एशियाज़ डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड के नाम पे उन्होंने वो मीटिंग लाया था। उन्होंने बोला कि वी शुड हैव अ प्रॉपर फॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं 2012 में उनका फॉर्मेशन बन गया, एंड फिर हम देख सकते हैं कि उसका प्रॉपर फंक्शनिंग, ठीक है, या प्रॉपर हम बोल सकते हैं शेप आउट जो उसका दिया, दैट वाज फ्रॉम 2017 से कॉड एज अ ग्रुप, या कॉड एज वी कैन से डायलॉग प्रॉपर फंक्शनिंग चालू हो गया। अब इसमें क्या हमारी इश्यूज़ या चैलेंजेस की अगर मैं बात करूँ, सो इसका चैलेंज सिर्फ एक ही होता है, दैट इज़ चाइना इसका बिगेस्ट चैलेंज बनता है। चाइना की अगर आप आज भी बात सुनोगे, दे ऑलवेज से कॉड इज़ एंटी चाइना। चाइना फील्स कि कॉड में जो भी डिसीजन होता है इज़ एंटी चाइना। ओके, सो कॉड का हमेशा से ये चीज़ है। चाइना की पर्सपेक्टिव में कैसे बोलूँ, सो यू ऑल नो अबाउट द साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी जो है उस पर चाइना अपना कंट्रोल बनाता है कि दैट कम्स अंडर माय टेरिटरी। ठीक है, इस चीज़ पे उन्होंने हमेशा अभी भी कंट्रोल बनाया था, जबकि 2016 में हमारा जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन था उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, साउथ चाइना सी इज़ नॉट अंडर योर टेरिटरी, क्योंकि हम नॉटिकल माइल्स के हिसाब से डिवाइड करते हैं किसी भी कंट्री का टेरिटरी। तो साउथ चाइना सी जो है इंडिया इसकी चाइना के टेरिटरी में नहीं आता। दूसरी अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक पावर, ठीक है, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं चाइना, हम अगर एशिया की बात करें, कहीं ना कहीं चाइना इज़ बिकमिंग मोर पावरफुल बिकॉज ऑफ n नंबर ऑफ रीजन। तो एक इकोनॉमिक पावर का भी चैलेंज आता है क्वाड के सामने। ठीक है, बट क्वाड ने बोला कि विल गो वन बाय वन, जैसे हमारा जाता है, एंड स्टिल वी कैन से फ्रॉम 2017 कहीं ना कहीं क्वाड का वर्किंग इज़ गोइंग इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर। ओके, सो कॉड ने हमेशा से अपना मोटिव अगर मैं रखूँ तो कॉड का हमेशा बोलना है फ्री, ओपन, प्रॉस्पेरियस इंडो पैसिफिक रीजन। कॉड का फॉर्मेशन भी हुआ बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज दे वांट कि इंडो पैसिफिक रीजन हमेशा से प्रॉस्पेरियस हो, हमेशा से ओपन रहे फॉर एवरी कंट्री। हम मैरिटाइम इश्यूज़ की भी बात कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनको अपना मैरिटाइम बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, या मैरिटाइम में अपना कंट्रोल बनाना है। इंडियन ओशन की बात करूँ तो इंडियन ओशन कहीं ना कहीं इंडिया का कंट्रोल ज़्यादा है, फिर उसमें चाइना अपना इंटरफियर करता है बाय दी ये स्ट्रिंग्स ऑफ
पर्ल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चाइना बहुत जगह पे इशू बन जाता है या चैलेंज बन जाता है फॉर दी क्वाड डायलॉग। सो लेट्स सी आगे जाके इस पे क्या न्यूज़ आता है। और सो दैट्स फॉर टुडे। आई होप सो कि आप लोग को न्यूज़ समझा हो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।